हे एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियो का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर। अब यार, जैसा कि तुमको पता है, ये वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर करके बनाया गया है। इस चैप्टर के स्लाइड्स और डिजिटलाइज्ड नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप लोग जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो, बेसिकली इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, फार्मिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, प्लांटेशन कैसे किया जाता है। अपन इस चैप्टर में और अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स को जान रहे होंगे। मेजर फ्रूट क्रॉप्स जैसे वीट और राइस, नॉन फूड क्रॉप्स जैसे रबर, सिल्क, और इसके बाद जैसे जो फूड क्रॉप्स जो ग्रेन्स के अलावा आते हैं जैसे शुगर केन वगैरह, उसको हर एक चीज़ को अपन ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा कैसे ग्रो करता है, कौन सा स्टेट उसका मेजर प्रोड्यूसर है, कितना रेनफॉल रिक्वायरमेंट है, ऐसा सब। उसके बाद अपन कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी देख रहे होंगे जो हमारे गवर्नमेंट ने निकाले थे। एंड एट लास्ट हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर ने हमारे इंडिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या एफर्ट्स किए गए हैं एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन का हमारे एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, वो सब हम जान रहे होंगे। तो चलो यार, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर की एक खास बात है कि इस चैप्टर में इतना सारा कंटेंट है ना कि तुम्हें बहुत कुछ याद करके रखना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं भैया एग्रीकल्चर होता क्या है। अब देखो यार, जैसा कि तुमको पता होगा, हमारा जो हिंदुस्तान इंडिया है ये एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है। हमने इकोनॉमिक्स में देखा था कि इंडिया का बेसिक बैकबोन है एग्रीकल्चर, और ये बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ये जो एग्रीकल्चर है ना, बहुत पुरानी एक्टिविटी है जो सदियों से चली आ रही है। हमारे इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। मतलब तुम ये कह सकते हो कि हर 3 में से 2 लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। अब एक सिंपल सी बात सुनो, एग्रीकल्चर एक ऐसा प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारा हेल्थ अच्छा होता है। अब ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये बहुत से टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन प्रोवाइड करता है, बॉल्स बनाने के लिए रबर प्रोवाइड करता है, ऐसा रॉ मटेरियल जिससे चप्पल भी बनाई जाती है। अब एक बात और सुनो, एग्रीकल्चर से टी, कॉफ़ी और बाकी और भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है जिसे हम बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें सबसे पहला आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब प्रिमिटिव मतलब से ही समझ आ रहा है, ऐसी टेक्निक जिसे पुराने ज़माने के लोग यूज़ किया करते थे, जिसमें लोगों का इंटेंशन सिर्फ उनका घर चलाना रहता था, उनको अपने फैमिली का पेट भरना होता था। अब इसमें बेसिकली होता क्या था, फार्मर एक लैंड को पूरी तरीके से क्लियर कर देता था। मतलब सब किसी ग्राउंड में ग्रास वगैरह है तो उसे जला के रिमूव कर रहा है, या अगर उस ग्राउंड में कुछ कचरा वगैरह है तो उसे रिमूव कर देगा, साफ़ सफाई कर देगा। ये सिस्टम आज से लगभग 20-30 साल पहले यूज़ हुआ करता था। इस टाइप की फार्मिंग में एक फार्मर एकदम सिंपल टूल्स का यूज़ करता था, जैसे हो सिकल इस टाइप का, या फावड़ा हो गया, ऐसा सब। अब इस टाइप की जो फार्मिंग है वो बेसिकली मानसून पे डिपेंड करती है, मतलब बरसात का जो सीज़न होता है उस पर, और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। मीन्स मान लो अगर हमने एक बार किसी लैंड पे कल्टीवेशन या फार्मिंग कर ली, तो अब उस एरिया के सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो हम दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर जाएंगे और नए पैच में अपना फार्मिंग स्टार्ट कर देंगे। अब इस सिस्टम में जब अपन दूसरे पैच में शिफ्ट कर देंगे तो इससे जो हमारा पुराना लैंड है उसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो नेचुरल प्रोसेस से अपने आप को रिन्यू कर लेगा। इस टाइप का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है कि इससे जो प्रोडक्टिविटी होती है एक पर्टिकुलर लैंड की वो कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स हम लगा नहीं रहे, हम किसी लेबर का यूज़ नहीं कर रहे, अकेले वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये सब कारण है इसके। अब इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड सिस्टम है तो इसको हर स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। नेक्स्ट टाइप आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये जो सिस्टम है ना फार्मिंग का, इनको वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ लैंड कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं उनके फूड के लिए। ये बेसिकली लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है जिसमें ज़्यादा लोग काम करके प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे। अब इसमें लोग बहुत ज़्यादा डोज यूज़ करते हैं बायोकेमिकल इनपुट, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह का, जिससे उनका प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है। इसमें बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं वो कम पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला के दिखा देते हैं। इस वजह से जिस भी लैंड में इस टाइप का प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उस टाइप के लैंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। लास्ट फार्मिंग टाइप आता है कमर्शियल फार्मिंग। इस टाइप के फार्मिंग में प्रॉपर लेबर, हाई मॉडर्न इनपुट्स, HYV सीड्स
फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा होता है। इसमें मॉडर्न वेज का यूज़ करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। अब ये जो कमर्शलाइजेशन की डिग्री है ना, ये एक रीजन से दूसरे रीजन में वेराई करती है। मतलब सपोज़ करो तुम अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रहे हो, तो भाई सिंपल पाइप से पानी डालोगे। पर अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर लैंड यूज़ कर रहा है या फार्मिंग कर रहा है, तो वहाँ के लिए पूरा स्प्रिंकलर सिस्टम रेडी किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग लेवल्स पे। बेसिकली इस टेक्निक का यूज़ करके हम जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो हमारा इंटेंशन ये रहता है कि इनको सेल करने से हमें और प्रॉफिट मिले। और इस टेक्निक से ग्रो किए गए क्रॉप्स को सेल करने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो कमर्शलाइजेशन की डिग्री वाला पॉइंट हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ये भी है कि राइस हरियाणा और पंजाब के लिए कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें अवेलेबल है, पर वो ओडिशा में एज ए सब्सिस्टेंस क्रॉप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लांटेशन। सिंपल मीनिंग प्लांट को ग्रो करना, जैसे टी प्लांट उगाना, कॉफ़ी प्लांट लगाना, ऐसा सब। तो बेसिकली ये भी एक टाइप का कमर्शियल फार्मिंग ही है। अब बेसिकली यार इस टाइप की जो फार्मिंग होती है ना, इसमें सिंगल क्रॉप को बड़े इस एरिया में ग्रो किया जाता है। अब ये जो प्लांटेशन है ना, ये सीधा लिंक्ड है इंडस्ट्री से। अब यार जैसे हमने कोई चीज़ ग्रो कर दी, तो वो डायरेक्ट तुम्हारे घर तो नहीं आएगा, पहले वो इंडस्ट्री में जाएगा, फिर वहाँ उसका जो भी प्रोसेस है वो होगा, फिर उसको पैकेट्स में पैक किया जाएगा, फिर उसको आपके किराना स्टोर्स में आएगा, फिर जब आप उसको बाय करोगे तब वो आपका होगा। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में प्लांटेशन एज एन इंटरफेस एक्ट करता है। अब यार ये जो प्लांटेशन है ना, ये छोटे मोटे स्केल पे नहीं होता, इसके लिए बहुत कैपिटल फंडिंग्स की नीड रहती है। देन हम इसमें कुछ माइग्रेंट लेबर्स लगाते हैं, देन जब वो लोग वर्क करते हैं तब जाके हमें प्रॉपर आउटपुट मिलता है। अभी हमने देखा इससे जो भी चीज़ प्रोड्यूस होंगी वो किसी न किसी वे में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जाएगी। ट्रांसपोर्टिंग नेटवर्क, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कमर्शियल क्रॉप्स के डेवलपमेंट में, और इसका एग्जांपल है टी, कॉफ़ी, रबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, मतलब किस टाइप के क्रॉप्स होते हैं और उनको किस टाइप के सीजन्स में ग्रो किया जाता है। अब इसमें सबसे पहला आता है रबी क्रॉप्स। बेसिकली इन क्रॉप्स को हम विंटर में सो कर देते हैं, मींस अक्टूबर दिसंबर के बीच में, और इनका जो हार्वेस्शन होता है या इनकी जो कटाई होती है वो समर के महीने में होती है, अप्रैल जून के बीच में। इसका बेस्ट एग्जांपल है वीट। बेसिकली विंटर मंथ्स में जो वेस्टर्न साइक्लोन आए हुए रहते हैं, उनके वजह से हवा तेज़ हो जाती है और ये क्रॉप्स और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है इनके ग्रोथ के लिए। ये मेनली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब इसी में नेक्स्ट आता है खरीफ क्रॉप। इसको भी मानसून के स्टार्टिंग में सो किया जाता है एंड देन सितंबर अक्टूबर के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है राइस। इसके बाकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है पैडी, मेज, जवार एक्सेट्रा। मेनली राइस को असम, वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस किया जाता है। मेनली पैडी को पंजाब और हरियाणा में ग्रो किया जाता है, पैडी यानी राइस। ऐसे 3 क्रॉप जिनको एक साल में ही ग्रो किया जाता है उसे कहते हैं औस, अमन और बोरो। ठीक, इसमें लास्ट आता है जैद क्रॉप्स, जिनको रबी और खरीफ सीजन्स के बीच में ग्रो किया जाता है। अब ये जो रबी और खरीफ सीजन्स होता है, इसके बीच में एक शॉर्ट समर सीजन भी आता है जिसे कहते हैं जैद सीजन, और इस सीजन में मेनली वाटरमेलन, मस्क मेलन, फोडर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। शुगर केन को ऑलमोस्ट 1 ईयर लगता है ग्रो करने के लिए। अब हम कुछ मेजर क्रॉप्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आता है राइस, जो कि हमारे पेट भरने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक स्टेपल फूड है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक बंदा या बंदी को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी नीड है। फिर ये एक खरीफ क्रॉप है, मीन्स इसको हम मानसून के टाइम में ग्रो करते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, चाइना के बाद। इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है, मींस हाई टेम्परेचर चाहिए। एनुअल रेनफॉल्स मींस जो मानसून रेनफॉल आता है वो लगभग 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, मींस हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अगर किसी एरिया में प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता, देन हम इरिगेशन फैसिलिटी का यूज़ करके इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। राइस के मेजर प्रोड्यूसर है पंजाब, हरियाणा एंड छत्तीसगढ़। इसमें नेक्स्ट आता है वीट। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, जिसे अगेन सब यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने अच्छे ग्रोथ के लिए, और ये भी बहुत मेन फूड क्रॉप है। अब ये एक रबी क्रॉप है जिसको कूल ग्रोइंग सीजन यानी विंटर सीजन की नीड रहती है, और जब इसका हार्वेस्टिंग होता है तो उस वक्त ब्राइट सनशाइन चाहिए रहता है। वीट के ग्रोथ में एनुअल रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर तक रिक्वायर्ड रहता है। मेनली इसको हम गंगा सतलज प्लेन्स जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में पड़ता है और ब्लैक सॉयल रीजन जो कि डेक्कन प्लेट्यू के आसपास है, वहाँ ग्रो करते हैं। इस क्रॉप के मेजर प्रोड्यूसर्स है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसके बाद आता है मिलेट्स। ये कोर्स ग्रेन क्रॉप्स रहते हैं जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है, और जवार, बाजरा, रागी, ये 3 इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स होते हैं। अब अपन इसमें सबसे पहले
ज्वार को जानते हैं, ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है जिसे लोग यूटिलाइज करते हैं। ये एक रेनफेड क्रॉप है जो कि मेनली मॉइस्ट एरियाज में ग्रो किया जाता है, मेनली बारिश के एरियाज़ में। और क्योंकि बारिश वाले एरियाज़ में ये ग्रो होता है तो इसमें हमें ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी की नीड नहीं रहती। और इस क्रॉप का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। इसमें नेक्स्ट आता है रागी। इसमें आयरन, कैल्शियम और बाकी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है। इसमें रफेज बहुत रहता है, मतलब फाइबर रिच क्रॉप्स। जहाँ पर भी रेड, ब्लैक, लोमी और सैंडी सॉइल्स पाए जाते हैं वहाँ ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ये एक ऐसा क्रॉप है जो मेनली ड्राई रीजन्स में पाया जाता है और इस क्रॉप का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसमें अगला आता है बाजरा। ये क्रॉप सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल्स में अच्छे से ग्रो करता है। इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड गुजरात। इसका अगला पार्ट आता है मेज़। इसको फूड एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसको जनरली 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल पे अच्छे से ग्रो करता है। अभी जो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ना हमारे यहाँ, उसका सिर्फ एक रीज़न है कि हम मेज़ को ग्रो करने के लिए मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करने लग गए हैं। और कुछ स्टेट्स जैसे बिहार, यहाँ पे मेज़ को रबी सीज़न में भी ग्रो किया जाता है। ये मेनली कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और बिहार में ग्रो किया जाता है। इसमें लास्ट आता है पल्सेस यानी दाल। इंडिया पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी। ये एक ऐसा क्रॉप है, या कह सकते हो एक ऐसा मेजर सोर्स है जिससे हमें लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स मिलता है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है और ये इजीली ड्राई रीजन्स में भी ग्रो कर जाता है। अब बेसिकली ये एक लेग्यूमिनियस क्रॉप है जिनके सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं। ये हवा को नाइट्रोजन के साथ फिक्स कर देता है, बस अरहर ऐसा नहीं कर पाता। बाकी इसके जितने भी क्रॉप्स हैं जैसे पीस, ग्राम, ये सब ऐसा कर लेते हैं। ये बाकी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में ग्रो किए जाते हैं। मतलब सपोज तुमने एक बार पल्सेस उगाए, फिर उसमें नेक्स्ट टर्न में अरहर उगा लिया, फिर उसके आगे पीस लगा दिया, ऐसे सब। और इसका मेजर प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब इसमें कुछ ऐसे फूड क्रॉप्स भी आते हैं जो क्रॉप्स तो हैं बट उतना ज़्यादा खाने में यूज़ नहीं आते, जैसे शुगर केन। ये बेसिकली एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है। बेसिकली इसके ग्रोथ में 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है। हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद शुगर केन का। इसके ग्रोथ 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। और इस शुगर केन के मेजर सोर्सेज शुगर, गुड़, खनसारी वगैरह वगैरह। और इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। इसके बाद आता है ऑयल सीड्स, मतलब ऐसे सीड्स जिसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में चाइना के बाद। और रेपसीड प्रोडक्शन में भी हमारा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब देखो, सपोज़ हम कहीं पे ऑयल सीड्स ग्रो कर रहे हैं तो उस एरिया का जो टोटल 12% है उसमें ही ऑयल सीड्स ग्रो हो पाएगा। और गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। ऑयल सीड्स का यूज़ करके हम ऑयल, सोप, कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाते हैं। सीसमम, कैस्टर सीड्स, लिन सीड्स एंड ग्राउंडनट, ये सब कुछ मेन क्रॉप्स है। और यही सबको एज अ रबी क्रॉप और एज अ खरीफ क्रॉप दोनों ही वेज में ग्रो कर सकते हैं। मेजर प्रोड्यूसर्स है आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टी के बारे में। जो चाय होती है जिसे हम यूज़ करते रहते हैं, घर में मेहमान आएंगे तो सबसे पहले इसकी डिमांड होती है। एंड पर्सनली यार सही में मुझे भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है ताकि मैं पूरा दिन फ्रेश रह सकूं। इंडिया टी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में और लीडिंग एक्सपोर्टर भी। टी हमारे इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। ये पूरे साल भर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में बड़े आराम से ग्रो कर जाता है। इसको ग्रो करने के लिए हमें बहुत फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है जो कि ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट में बहुत ज़्यादा रिच हो। ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का एग्जांपल है। इसको ग्रो करने में बहुत लेबर लगता है एंड स्किल्ड और चीप लेबर जब होते हैं तो बहुत बेस्ट हो जाता है। इसके मेजर प्रोड्यूसर्स है आसाम और हिल्स ऑफ दार्जिलिंग। इसके बाद आता है कॉफ़ी। पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन कॉफ़ी है वो अपनी गुड क्वालिटीज़ के लिए पहचानी जाती है। और यही एक रीज़न है कि पूरे वर्ल्ड में जितना कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है उसमें से 4% इंडियन कॉफ़ी रहती है। इस कॉफ़ी प्लांटेशन या इस क्रॉप को सबसे पहले बाबा बुदान हिल्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। हम एक्चुअली में करते ये हैं कि अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी को यमन से इंडिया में मंगा लेते हैं और फिर उसको इंडिया में प्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे इंडिया में बेसिकली कॉफ़ी का कल्टीवेशन कर्नाटका के नीलगिरी हिल्स में और केरला और तमिलनाडु में किया जाता है। देन आता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब होता है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं और इसमें भी हमारा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है।
हमारे इंडिया में बेसिकली ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। मेनली इंडिया में वेजिटेबल्स को जैद सीजन में ग्रो किया जाता है, सीरियल्स को रबी एंड खरीफ सीजन्स में ग्रो किया जाता है। वर्ल्ड में ओवरऑल जितना भी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हो रहा होता है उसका 13% वेजिटेबल प्रोडक्शन हम इंडियंस करते हैं। अब यहाँ कुछ डिमांडेड थिंग्स देख लो जो इंडिया के हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में ये मोस्ट पॉपुलर है। सबसे पहला आता है मैंगोज़ के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल फेमस है। इसके बाद नागपुर और मेघालय के ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा फेमस है। केरला और महाराष्ट्र के बनानास और उत्तर प्रदेश बिहार के लीची और गुआवा। मेघालय के पाइनएप्पल्स और आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र का ग्रेप्स भी, इनका तो नाम सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार। इसमें और भी डिमांड है पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम देखने जा रहे हैं नॉन फूड क्रॉप्स, जिसमें सबसे पहला आता है रबर। इंडिया रबर प्रोडक्शन में 4th नंबर पे आता है। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है और इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो किया जाता है। इसके ग्रोथ में मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड रहती है। इसको ग्रो करने के लिए 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए रहता है। टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस होना मस्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है जिसे हम चप्पल्स और बॉल्स बनाते हैं। रबर क्रॉप्स के मेजर प्रोड्यूसर है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और मेघालय के गैरो हिल्स में। नेक्स्ट नॉन फूड क्रॉप है सिल्क। बेसिकली एक फाइबर क्रॉप है और कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जिन्हें इंडिया में ग्रो किया जाता है। पहले जो 3 मैंने तुमको बताए, कॉटन, जूट, हेम्प, ये सब प्लांट क्रॉप्स हैं। वहीं सिल्क को सिल्क वॉर्म के कोकून से ऑब्टेन किया जाता है। जब हम सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए तो उस प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है जूट। इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है और इसके ग्रोथ में हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसको फ्लड प्लेन्स वाले एरिया में जहाँ पर वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स रहते हैं वहाँ ग्रो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर नेचुरली रिन्यू हो जाता है। आजकल इसका प्राइस बहुत बढ़ चुका है जिसकी वजह से इसका मार्केट सिंथेटिक फाइबर्स या पैकिंग मटेरियल्स जैसे नायलॉन वगैरह बनाने में कम होता जा रहा है। इसकी ज़्यादा कमाई नहीं हो पा रही है और मेनली हमारे इंडिया में इस क्रॉप को वेस्ट बंगाल, आसाम में, उड़ीसा में और मेघालय में लगाया जाता है और उगाया जाता है। इसका मेन यूज़ गनी बैग्स यानी बोरी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉटन। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का पूरे वर्ल्ड में। ये एक फाइबर क्रॉप है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक मेन रॉ मटेरियल है। इसको मेनली डेक्कन प्लेट्यू के ब्लैक सॉइल रीजन में ग्रो किया जाता है क्योंकि यहाँ जनरली एरियाज ड्राई रहते हैं, जिससे इसका ग्रोथ अच्छा हो जाता है। इसके ग्रोथ में हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है एंड इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ और रेनफॉल की उतनी नीड नहीं होती। इसके ग्रोथ में 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन यानी तेज़ धूप की ज़रूरत पड़ती है। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसके मेच्योरिटी में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। इस क्रॉप के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। अब यार हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक आ गया है जिसका नाम है टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। बेसिकली हम ये जानेंगे कि कैसे हम टेक्निकली और इंस्टीट्यूशनली चेंजेस ला सकते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला आता है सस्टेन्ड यूज़ ऑफ लैंड हिंडर द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका मीन होता है अगर हम पुराने प्रिमिटिव मेथड्स का यूज़ करते हैं और अपने लैंड को सस्टेन करके चलेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में अचानक से एक पेस दिखाई देगा। जो नए मेथड्स है उससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा ज़रूर सकते हैं बट इनडायरेक्टली हम सॉइल को ख़राब कर रहे होंगे और हमारा पैसा भी ज़्यादा लगेगा। हमारे इंडिया में इरिगेशन करने के बहुत से न्यू रिसोर्सेज तो आ गए हैं बट एक्चुअली में हमारे इंडिया के फार्मर्स के पास आज भी उतनी इनकम नहीं है जिसकी वजह से वो लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ और इसकी वजह से हर फार्मर को मॉनसून और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करना पड़ता है। और जो इंडिया कंट्री है ना, यहाँ ऑलमोस्ट 60% पीपल का लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से ही आता है। अब हम कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को देखते हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कलेक्टिवाइजेशन। इसका सिंपल मीनिंग है कि सारे लैंड को हम एक साथ ले आएंगे, कलेक्ट कर लेंगे एंड देन हम उस पर अपना प्रॉपर एग्रीकल्चर करेंगे। इसके बाद आता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इसका सिंपल मीनिंग है कि हम छोटे छोटे फार्म्स को एक बड़े फार्म में जब कन्वर्ट कर देंगे तो उसे कहा जाता है कंसोलिडेशन। अब इसके बाद आता है एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। मीन्स पहले जो लोग किसी के अंडर में वर्क करते थे एज अ लेबर, ज़मींदार के नीचे, तो अब उस सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा। इसके बाद आता है कॉपरेशन। मीन्स सब फार्मर्स लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके एक दूसरे की हेल्प करके फार्मिंग करेंगे। और लास्ट में आता है लैंड रिफॉर्म्स जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था।
इसके बाद अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में भी बताया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960s एंड 70s। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 1960s-70s में ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जिससे इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सुधार आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो बेसिकली पैकेज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। इसका मीन्स था कि सिर्फ पैकेज टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा और इको फ्रेंडली वे में सब चीज़ें इम्प्रूव होंगी। एंड एट लास्ट वाइट रिवॉल्यूशन को इनिशिएट करने का मेन इंटेंशन था कि हम अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकें। 1980s और 1990s में एक कम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया, जिससे टेक्निकली और इंस्टीट्यूशनली बहुत सारे चेंजेस आने वाले थे। गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर और डिजीज़ेस के टाइम कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो लोगों को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उनको गवर्नमेंट खाने के सामान और राशन दे रही होगी। इसके बाद जो रूरल एरियाज़ था वहाँ पे ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सेटअप किया गया, ये कहते हुए कि वो फार्मर्स को लोन्स दे सके, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे। गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिससे किसान लोग को उनका खुद का एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता था और उनके बैंक अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे इशूड रहते थे। और एक स्कीम भी लाई गई जिसका नाम था पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको थोड़ा बहुत इंश्योरेंस मिलेगा, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह गवर्नमेंट माफ़ कर देगा। पर इतनी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के बाद भी कई सारे फार्मर्स का ग्रोथ नहीं हो पाता। इसके बाद गवर्नमेंट ने रेडियोज़ और टेलीविजन्स भी स्पेशली फार्मर्स के लिए कुछ चैनल लॉन्च किए। बेसिकली दूरदर्शन हो गया या एक डीडी किसान करके आता था वो हो गया। तो यहाँ पे आके वो लोग फार्मर्स को जागरूक करते थे, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स के बारे में बताते थे, शायद आज भी बताते होंगे। और ये भी कह सकते हो कि वो लोग वहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में फार्मर्स को जानकारी दी जाती थी, सिखाया जाता था। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ लिखा है, गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस MSP, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने उस वक्त हर एक चीज़ की प्राइस को फिक्स कर दिया था कि अगर कोई भी किसी भी सामान को खरीदेगा तो चाहे वो कहीं से भी खरीदे, उसको एक पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा में ही खरीदना पड़ेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। सपोज़ करो कि हमने कुछ पोटैटोज़ उगाए और उसको हम कहते हैं 20 रुपये किलो में बेचेंगे, तो जो खरीदने वाला है वो चाहे मेरे अलावा कहीं और भी चले जाए, उसको 20 रुपये से ज़्यादा या एग्जैक्ट 20 रुपये में ही खरीदना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे एग्रीकल्चर ने हमारे इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो हम सबको ये बात पता है कि एग्रीकल्चर हमारे कंट्री का बैकबोन है और इसी वजह से ये हमारी कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। हमारा जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर है वो 1951 से गिरता चला गया है, जो कि एक बहुत सीरियस कंसर्न है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 2010-2011 में 52% पीपल वर्क फोर्स फार्मिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड रहती थी। अब हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से एफर्ट्स किए गए जिससे हमारा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो रहा है। हमने एक रिसर्च सेंटर लॉन्च करवा दिया जिसका नाम था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। ये बेसिकली एग्रीकल्चर का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं ये देखते थे। इसके बाद इसका एक और वर्क होता था, ये लोगों को एग्रीकल्चर रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करता रहता था ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट ने वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया और ये हर गांव में शहर में खुल गए थे। लोगों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ लॉन्च कर दिए जिसके तहत लोग अगर चाहे तो इस सेक्टर में भी डिग्री हासिल कर सकते हैं और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट लाए गए, जिसका ये मीन्स था कि प्लांट्स में जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके ग्रोथ में डेवलपमेंट किए जा रहे थे, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा था। और गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया ये कहते हुए कि वो लोग रूरल एरियाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना चाहते हैं। तो बेसिकली यार यही सब कुछ स्टेप्स थे। अब हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का हमारे एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हमारा गवर्नमेंट हर एक फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करता है। मीन्स यार जो भी चीज़ एक फार्मर बाई कर रहा है उसको स्पेशली वो चीज़ लो रेट्स में दिया जाएगा। तो उस वक्त हुआ क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट फर्टिलाइज़र का बढ़ गया, तो जो सब्सिडी मिलती थी फार्मर्स को वो कम हो गई। अब क्या होने लगा था, जैसे फर्टिलाइज़र 50 का मिलने वाला था तो अब उसको 60 रुपये में मिलेगा। अब समझे, मतलब प्राइस कहीं ना कहीं सब्सिडी की कम हो गई, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगता था वो कम हो गया, तो उसकी वजह से सेलिंग प्राइस कम हो गई, जिसकी वजह से फार्मर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए तैयार नहीं। एक बात और जो हमने अभी बहुत बार देखा है
वो ये है कि हमारे यहाँ के फार्मर्स आज भी रेनफॉल, मानसून और प्रिमिटिव मेथड्स यूज़ करते हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज भी लोगों को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। इसके बाद एग्रीकल्चर में भी डाउनफॉल दिखाई दिया, जिसकी वजह से फार्मर्स ने जो भी इन्वेस्टमेंट बनाया था उनको वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना पड़ गया, उनकी सेविंग्स ख़त्म होने लग गई। तो ये सब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। अब हम देखने वाले हैं कुछ वेज जिससे हमारे एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहला आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन रिवॉल्यूशन के नाम पे एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई, जिससे हर दिन एग्रीकल्चर के फील्ड में टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहे थे। इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स को अप्लाई किया जा रहा था। नेक्स्ट में ये बताया गया है कि आज भी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, क्योंकि इससे हमारा लैंड अच्छा रहता है, जिसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते। इसके बाद जो हमारे इंडियन फार्मर्स सीरियल्स के साथ साथ हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं एंड देन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर हम ये सब स्टेप्स फॉलो करते हैं तो इससे हमारी इनकम और बढ़ जाएगी और इन्वायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है वो डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। इंडिया के डाइवर्स क्लाइमेट को अगर हम हार्म करेंगे तो इससे हम हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम निकाला। अब लास्ट टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। हमारे गवर्नमेंट ने एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम निकाला था, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे यहाँ हर सेक्शन की सोसाइटी को प्रॉपर फूड अवेलेबल हो। इसके बाद गवर्नमेंट ने पीडीएस प्रोग्राम लॉन्च किया रूरल और अर्बन एरियाज़ में, जिससे कि वो लोग सब्सिडाइज प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स और बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ को प्रोवाइड करते थे। इससे जो पुअर्स को फूड एक्सेस नहीं हो पा रहा था उनको फूड अवेलेबल होने लग गया और कॉमन पीपल्स भी अब इसको एफर्ड कर सकते थे। तो गाइस, यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। एक बार क्विक रिमाइंडर दे रहा हूँ, स्लाइड्स और डिजिटलाइज नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और इस लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलना। कोई भी डाउट आए इंस्टा पे डीएम कर देना या कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं पढ़ के आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।